माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है। अब मैं 18 साल की हो जाऊंगी। इस बार क्या प्लान सोचा है आपने मेरे जन्मदिन का? 18th बर्थडे तो बहुत स्पेशल होता है ना। हाँ मेरी लाडो, तू चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है इस साल का तेरा जन्मदिन मैं बहुत खास बनाऊंगी। निशा, तुम्हारा भी तो जन्मदिन आ रहा है। क्या बात है, दोनों नंद भाभी का जन्मदिन एक ही दिन है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ मुझे अपना जन्मदिन इस बार हर बार से ज्यादा खास मनाना है। आपने कहा था कि जब मैं 18 साल की होंगी तो आप घर में पार्टी रखोगे। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो बहुत अच्छा है। हम दोनों नंद भाभी का जन्मदिन एक साथ सेलिब्रेट हो जाएगा, क्योंकि ससुराल में मेरा भी तो ये पहला जन्मदिन है और इस तरह मेरा भी ससुराल में जन्मदिन खास बन जाएगा। वो तो है बहू, पर इस साल हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। तेरा जन्मदिन तो हम अगले साल भी मना लेंगे, पर 18वां जन्मदिन तो स्पेशल होता है, इसलिए इस बार मैं सिर्फ अपनी बेटी का ही जन्मदिन खास मनाऊंगी। तेरा हम अगले साल देख लेंगे। पर माँ जी, ससुराल में ये मेरा पहला जन्मदिन है। अपनी सास की ये बात सुनकर निशा उदास हो जाती है। अब पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, जहां निशा मशीन पर अपना ब्लाउज सिलती हुई अपने पति से कहती है, 18वां जन्मदिन हो या 25वां, जन्मदिन तो जन्मदिन होता है। फिर भी माँ जी ने मेरे मुंह पर साफ साफ मना कर दिया मेरा जन्मदिन मनाने से, और आपने कुछ नहीं बोला। क्या बोलता निशा, में माँ का फैसला है और हमारे घर में जो भी बच्चा 18 साल का होता है उसका जन्मदिन खास मनाया जाता है। और रही तुम्हारे जन्मदिन की बात, तो तुम्हारा जन्मदिन इस साल न सही पर अगले साल मैं मनाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। अब दुखी मत हो और तुम भी सिलाई मशीन छोड़कर सो जाओ। अब अपने पति की बात सुनकर निशा फिर से उदास हो जाती है और सिलाई रोककर सो जाती है। अगले दिन जब निशा घर के सारे काम खत्म करके सिलाई करने के लिए बैठती है तो निकिता निशा से कहती है, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, भूल गए क्या कि आपकी नंद का 18वां जन्मदिन आ रहा है? माँ और मैं ड्रेस लेने के लिए जा रहे हैं। आपको पता है मैं बिल्कुल प्रिंसेस जैसी ड्रेस लेने वाली हूँ, अच्छी सी। हाँ बहू, तू भी चल, थोड़ी मदद करवा दियो अपनी नंद की। अपनी नंद के कहने पर निशा उसके साथ मार्केट जाती है, जहां अलग अलग दुकान पर जाने के बाद भी निकिता को अपने लिए कोई ड्रेस अच्छी नहीं लगती। माँ, मुझे कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है अपने बर्थडे पर। मुझे प्रिंसेस की तरह दिखना है ना कि नॉर्मली लोगों की तरह। हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं। निकिता, ये ड्रेस भी तो अच्छी लग रही है, ये ले लो ना, और देखो कितनी महंगी भी है। नहीं भाभी, मुझे एक्सपेंसिव ड्रेस चाहिए जिसे देख सभी लोग बस मेरे ड्रेस की तारीफ करते रहें, इसलिए मुझे स्पेशल दिखना है। अच्छा मेरी माँ, तुझे मैं अच्छी सी ड्रेस दिखा देती हूँ, रुक। पर बहू तू एक काम कर, अपने लिए ये वाली साड़ी ले ले, मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, मेरी तरफ से गिफ्ट तेरा। नहीं माँ जी, ये तो बहुत सस्ती है, मैं अपने जन्मदिन पर इतनी सस्ती साड़ी पहनूंगी? मुझे नहीं पसंद आ रही, मुझे वो रेड वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है तो क्या कम से कम अपने जन्मदिन पर अच्छे कपड़े तो पहन सकती हूँ ना। बहू वो साड़ी 50,000 रुपए की है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं सिर्फ 50,000 ही लेकर आई हूँ और इससे अपनी बेटी के लिए भी महंगी ड्रेस खरीद पाऊंगी। तू ये साड़ी ले ले, बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, तू ये 2,000 वाली साड़ी ले ले, इतने ही है मेरे पास। और जब तू पार्टी में ये साड़ी पहनकर सबके सामने आएगी ना तो सब तेरी खूब तारीफ करेंगे, देख लेना तू। निशा के मना करने पर भी आशा जबरदस्ती उसे अपनी पसंद की सस्ती सी साड़ी दिला देती है, जिसे देख मन ही मन निशा खुद से कहती है, बहू और बेटी का बर्थडे ड्रेस का प्राइस एक जैसा नहीं होता। मेरी नंद की ड्रेस 50,000 की खरीदी जा रही है और मेरे लिए सिर्फ 2,000 रुपए की साड़ी। आशा अपनी बहू को सस्ती साड़ी दिलाकर एक बड़ी सी दुकान में जाती है, जहां निकिता अपने लिए सुंदर सी ड्रेस लेती है। अपनी नंद की और अपनी ड्रेस देखकर निशा बहुत दुखी होती है और रात को सिलाई करती हुई अपने पति से कहती है, नंद और भाभी की बर्थडे ड्रेस प्राइस में कितना अंतर है, हम दोनों की ड्रेस एक समान नहीं। आप कुछ तो कीजिए, मुझे भी मेरी पसंद की ड्रेस ला दीजिए। नंद की ड्रेस 50,000 रुपए की है, आखिर हम दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है, फिर भी इतना भेदभाव क्यों? अगर नंद जी का 18वां जन्मदिन है तो क्या ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन नहीं है क्या? निशा दुखी मत हो, जन्मदिन ही तो है। और रही ड्रेस की बात, अगले साल तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा तो तुम्हें भी 50,000 की ड्रेस दिलवाऊंगा। हाँ, अब खुश? रहने दो, आप नहीं समझोगे, पर मैं भी तो टेलर हूँ, इसलिए अब आप देखना, मैं खुद अपने लिए अच्छी सी ड्रेस बना लूंगी। बेशक उसे पहन ना पाऊं उस दिन, पर जरूर बनाऊंगी। इतना बोलकर निशा अपने दर्जी के खजाने को छान मारती है और लेस, गोटे और ड्रेस बनाने का सामान ढूंढती है और सब निकाल कर रखती है, पर उसे कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिलता।
और वो अगले दिन बाजार से जाकर सुंदर सा कपड़ा और उसे सजाने का सामान सिर्फ 2000 रुपए में लेकर आती है और रात को एक अच्छी सी ड्रेस बनाने के लिए बैठ जाती है। अपनी बीवी को अपने जन्मदिन के लिए अपनी खुद की ड्रेस बनाता देख दिवाकर को बहुत बुरा लगता है और वो भी उदास होकर सो जाता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निशा अपने खाली समय में अपनी ड्रेस को सिलने में लग जाती है, पर सास नंद के जन्मदिन का कोई ना कोई काम पकड़ा देती है, पर फिर भी वो ड्रेस सिल लेती है। देखते ही देखते बर्थडे वाला दिन आ जाता है। आशा अपनी बेटी के जन्मदिन पर पूरा घर सजाती है और एक महंगा और बड़ा सा केक मंगवाती है, साथ में कुछ मेहमानों को भी घर बुलाती है। अरे शांति बहन, आ गई तुम, तुम्हारा इंतजार था। अरे वाह आशा, घर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा बेटी का 18वां जन्मदिन, पर 8 बजने को है, मेहमान भी सारे आ गए, केक कब कटेगा? बस निकिता को तैयार होकर आने दो, फिर तो केक काट ही लिया जाएगा। अब सब बस निकिता के आने का इंतजार करते हैं और निकिता जब प्रिंसेस ड्रेस पहनकर तैयार होकर केक काटने के लिए आती है तो सभी मेहमान उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद निकिता अपना जन्मदिन का केक काटती है और उसके केक काटते ही लाइट चली जाती है। अरे ये केक काटते लाइट कैसे चली गई? इसी बीच हल्की लाइट चलती है और पति हाथों में केक लेकर आते हुए, वो इसलिए क्योंकि आज मेरी बहन का 18वें जन्मदिन के साथ साथ मेरी बीवी की अभी ससुराल में पहला जन्मदिन है। जब घर की बेटी का जन्मदिन खास मनाया जा रहा है तो बहू का क्यों नहीं? और निशा, अब जो तुमने अपनी बर्थडे ड्रेस खुद बनाई थी वो पहन कर आ जाओ, क्योंकि अब तुम भी केक काटने वाली हो। क्या आज बहू का भी जन्मदिन है और आशा ने किसी को बताया भी नहीं और केक सिर्फ बेटी से कटवाया? तो बहुत गलत करने जा रही थी तुम आशा बहन। हाँ आंटी, क्योंकि मेरी बहन का 18वां जन्मदिन है जिसे माँ स्पेशल बनाना चाहती थी और मैं अपनी बीवी का पहला ससुराल में जन्मदिन स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए ये सरप्राइज प्लान किया है बस। और तुम खड़ी क्या हो? जाओ जाकर तैयार होकर आओ, केक नहीं काटना क्या? ये देख निशा बहुत खुश होती है और वो साधारण सी साड़ी बदलकर अपनी खुद की बनाई ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो काफी सुंदर लग रही थी और घर आए सभी मेहमान दोनों नंद भाभी की ड्रेस देखकर काफी तारीफ करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा बहू, ये ड्रेस तुमने खुद बनाई है, ये तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। बाहर तो इसका प्राइस तो काफी ज्यादा होगा वैसे। निकिता बेटा, तुम्हारी ये ड्रेस कितने की है? आंटी, मेरी ड्रेस के साथ भाभी की ड्रेस से कंपेयर मत करो, मेरी ड्रेस बहुत महंगी है, पूरे 50,000 रुपए की है, पर भाभी ने अपनी बर्थडे ड्रेस इतनी प्यारी बनाई कि उनकी ड्रेस के सामने मेरी ड्रेस सच में फीकी पड़ गई। मैं तो ये ड्रेस किसी को दिखा ही नहीं पाती। ये सब कुछ दिवाकर जी की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे इस साल का जन्मदिन का बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन सच में बहुत खास मनाया है दिवाकर जी ने। मानना पड़ेगा बहू, तुम्हारी ड्रेस ने तुम्हारी नंद की 50,000 की ड्रेस को पीछे छोड़ दिया। बहुत प्यारी ड्रेस बनाई है तुमने, मेरे लिए भी ऐसी कोई अच्छी सी ड्रेस बना देना। बहुत जल्द मेरी भी 25वीं शादी की सालगिरह आ रही है। और आशा बहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बहू का बेटी का जन्मदिन एक साथ आता, फिर भी बेटी के जन्मदिन के लिए इतनी महंगी ड्रेस और बहू को कुछ नहीं दिलाया। बेचारी बहू को खुद बनाना पड़ा। सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ करना बहू अपनी सास को। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। अगर बातें हो गई हो तो चलो अब तुम भी केक काट लो, सब वेट कर रहे हैं। पार्टी में न सिर्फ निशा की ड्रेस की तारीफ होती है बल्कि निशा भी अपने पति के सरप्राइज से बहुत खुश होती है और अपनी बनाई ड्रेस पहनकर केक काटती है और दोनों नंद भाभी अपनी बर्थडे ड्रेस पहनकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं। आओ भाभी, इस घर में आपका स्वागत है। हिमांशी ने इतना कहते ही सलोनी घर के अंदर आती है। भैया, आपने चोरी छुपे शादी कर ली और मुझे बुलाया तक नहीं। अरे माँ और बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ। आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी।
अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननन जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननन बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ। आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो? रुको, मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खिल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हो आप? ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहनकर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी, ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी, कैसा लग रहा है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सांवले रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहां सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छी हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी, आप यहाँ कुछ काम था क्या आपको? नहीं, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी, आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है, इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी, आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी, बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी। आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी। इस तरह सलोनी धीरे धीरे अपनी ननद से हर एक चीज ले लेती है, लेकिन इसके बारे में हिमांशु को कुछ भी पता नहीं होता। एक दिन जब रिसेप्शन रखा जाता है तो हिमांशी प्यारी सी ड्रेस पर एक बहुत सुंदर स्वेटर पहन कर आती है। क्या बात है, ये माँ का दिया हुआ स्वेटर मेरी ड्रेस पर बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर सलोनी भाभी ने इसे भी मांग लिया तो। हिमांशी ऐसा कहते हुए सोच में पड़ जाती है कि तभी उसके कमरे में उसकी भाभी आती है और उसके नए स्वेटर को देख लेती है और फिर से वही होता है, सलोनी की नजर में उसका स्वेटर खटक जाता है। सलोनी रिसेप्शन पर अपना कोई स्वेटर नहीं पहनती। आज बहुत ठंड लग रही है। ननद जी, आप बिल्कुल सही हो, आपने तो ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहना है। मेरे सारे स्वेटर तो इतने बेकार थे कि मेरी ड्रेस पर कुछ जा ही नहीं रहे थे। काश कि आपके जैसा स्वेटर मेरे पास होता तो मैं भी पहन लेती, या फिर काश मेरा रंग आपके जैसा होता तो हर स्वेटर मेरे ऊपर जचता।
ये सुनते ही हिमांशी की माँ सरस्वती सलोनी से कहती है, अरे बहू, अब एक स्वेटर तो छोड़ ही दो मेरी बेटी के पास, या वो भी तुम्हें ही लेना है। अरे माँ जी, मैंने तो ननन जी से मांगा ही नहीं स्वेटर, आप कैसी बातें कर रही हो। ये सुनते ही अब हिमांशी समझ जाती है कि उसकी भाभी को उसकी हर एक चीज चाहिए। अगले दिन जब सवेरा होता है, हिमांशी एक नया शॉल ओढ़कर बैठी होती है जो बहुत खूबसूरत और रंगीन होता है। क्या बात है ननन जी, आपका ये शॉल तो बहुत अच्छा है, काश कि मेरे पास भी होता। कितने का लिया था आपने ये? अरे भाभी, ज्यादा महंगा नहीं है, आपके पास तो पैसे होंगे ही। एक काम करना, मेरे साथ बाजार चलना, मैं आपको उसी दुकान से सेम टू सेम ऐसा ही दिला दूंगी। ये सुनते ही सलोनी अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, ननन जी ने तो इस बार देने से मना ही कर दिया। मैंने तो सोचा था कि अकेले में बैठी हैं तो दे ही देंगी। ये सुनते ही सलोनी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सलोनी हिमांशी के हाथों में एक बहुत ही प्यारी सी घड़ी देखती है। पता है ननन जी, ऐसी एक घड़ी मेरी माँ ने भी मुझे दी थी, पर वो मुझसे खो गई थी। वो मेरी माँ की आखिरी एक निशानी थी और आपकी इस घड़ी को देखकर ना मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। अरे भाभी, आपको पता है ये घड़ियां तो बहुत सारी कॉपी टू कॉपी बनी हुई है, मार्केट में हर दुकान पर है। आप एक काम करना, भैया के साथ चले जाना, भैया आपको दिला देंगे। ये वाली घड़ी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की दी हुई है, ये मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। हिमांशी फिर से ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब ये वो बात समझ चुकी थी कि उसकी भाभी हर बार उसी की चीज को मांग रही थी। इस बार भी ननन जी ने मुझे अपनी चीज नहीं दी, कहीं ननन जी को यह पता तो नहीं चल गया कि मुझे उनकी हर एक चीज चाहिए। सलोनी इसके बाद फिर से कुछ चीज अपनी ननन से मांगती है और हिमांशी कोई ना कोई बहाना बना देती है, जिसके बाद सलोनी अब उससे मांगना बंद कर देती है और उसे जो चाहिए होता है वो खुद ही बाजार जाकर ले आती है। भाभी भी बढ़िया ही मिली है, जो चीज लेकर आऊं वही उन्हें चाहिए थी, लेकिन मैंने भी उनकी अकल ठिकाने लगा दी। अब मैं अपनी चीजों को संभाल कर भी रखती हूँ और उन्हें देने से भी मना कर देती हूँ। अब वो मुझसे कुछ नहीं मांग सकती।